तो कैसे हो मेरे गुजरात के भाई बहनों। हम लोग आपको बोर्ड की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। अभी हम लोग एसएस के चौथे चैप्टर का माइंड मैप देखने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम की और तैयारी करनी है तो हमने सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल के रखी है, जाओ चैनल का प्लेलिस्ट चेक करो। अभी हम लोग यहाँ पे इंडिया के एशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, माइंड मैप देख लेते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार में है। किसने बनाया था? कुमार गुप्ता ने बनाया था। बुद्धिस्ट और जैनिज्म का सेंटर था, मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस इस यूनिवर्सिटी में किस धर्म का था? बुद्धिस्ट और जैनिज्म का। पूरी दुनिया से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते थे। 7 बड़े हॉल थे, 300 क्लासरूम थे और एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसको हम लोग धर्म गुंज बोलते हैं। खाना फ्री में मिलता था और कपड़े भी फ्री में मिलते थे। फिलोसॉफी, ग्रामर, स्कल्पचर्स और रिलीजियस जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। एक चाइनीज ट्रेवलर थे ह्यूंग संग, जिन्होंने यहाँ से 657 बुक चाइना लेकर गए थे। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये फेमस थी 700 सालों तक। तो मैंने काफी शॉर्ट में आपको ये बता दिया। आगे तक्षशिला आज के टाइम पे पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाया जाता है। मैं किंडी बोलने जा रहा था बट पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाया जाता है। गांधार किंगडम का कैपिटल था तक्षशिला, ये याद रख के चलना है। टोटल 64 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे तक्षशिला के अंदर। स्टूडेंट जो है वो आश्रम के अंदर ही रहते थे टीचर के साथ, ये इनकी स्पेशलिटी थी। अब यहाँ के जो फेमस स्टूडेंट है जीवाक, चंद्रगुप्त मौर्य और पाणिनि कौटिल्य, ये सारे फेमस स्टूडेंट्स हैं। आगे देखो यहाँ पे जो चाइनीज ट्रेवलर थे फाइन, किस सेंचुरी में आए थे? 5th सेंचुरी में आए थे। एक और खास बात, यहाँ पे जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो था वो 1:20 था, मतलब 20 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाते थे। किस यूनिवर्सिटी के अंदर? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। भावनगर, नियर भावनगर, कैपिटल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी। ये जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो आज के टाइम पे भावनगर के आसपास पाया जाएगा और मैत्रक डायनेस्टी की कैपिटल थी। सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सेंट, किस धर्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस था? तो बुद्धिस्ट धर्म का इन्फ्लुएंस था वल्लभी यूनिवर्सिटी में। यहाँ के जो फेमस टीचर थे वो थे श्रीमती एंड गुणमती। इंटरनेशनल लोग यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते थे, हायर स्टडी करने आते थे। यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी है वो चलती कैसे थी? किंग और लैंडलॉर्ड यहाँ पे चैरिटी देते थे। अरब ने यहाँ पे यानी अरब के लोगों ने यहाँ पे अटैक किया और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। वाराणसी और काशी, ये जो सिटी है ये एक शहर है। ये शहर को सिटी ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है और हॉली सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे एजुकेशन और धार्मिक ज्ञान दोनों मिलता है। वैदिक रिलीजन और उपनिषद के हिसाब से वाराणसी और काशी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। फेमस स्कॉलर आदि शंकराचार्य, लॉर्ड बुद्धा एंड किंग अजत शत्रु, ये सारे फेमस स्कॉलर हैं वाराणसी यानी काशी के। अंडर अशोका सारनाथ मोनेस्ट्री फेमस फॉर लर्निंग। अशोका के टाइम पे यहाँ पे सारनाथ में एक मोनेस्ट्री बनाया गया था, वो काफी फेमस था पढ़ाई के लिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एपिक्स ऑफ इंडिया, 2 ही एपिक है, रामायण और महाभारत। 2 नहीं है और भी हैं बट ये सबसे फेमस एपिक हैं। स्टोरी ऑफ किंग राम ऑफ अयोध्या, आपको मालूम है रामायण किसके ऊपर है? आपको मालूम है महाभारत भी किसके ऊपर है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जो जो छोटे पॉइंट्स लिखे हैं बस आपको एक बार देखना होगा, आराम से याद हो जाएगा, टाइम मत खराब करो आपका। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग वेदास के बारे में पढ़ेंगे। वेदास मतलब नॉलेज। हमारे देश में टोटल 4 वेदा है, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये सबसे पुराना वेद है। ऋग वेदा सबसे पुराना वेद है। क्या है इसके अंदर? 1023 पोयम है। अगर हम लोगों को कोई भी प्रेयर, रिलीजियस चीजें सीखनी होगी, समाज के बारे में सीखना होगा, पॉलिटिक्स के बारे में सीखना होगा तो हम लोग ऋग वेदा पढ़ लेंगे। सामवेदा म्यूजिक का ज्ञान लेना होगा, मंत्र का उच्चारण करना होगा। यज्ञ करते समय जो भी मंत्र हम लोग बोल रहे हैं या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में सीखना होगा तो हम लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे? सामवेदा पढ़ेंगे। हम लोगों को प्रेयर के बारे में अगर जानना हो, यज्ञ के बारे में जानना हो तो हम लोग यजुर्वेदा पढ़ेंगे। जिंदगी कैसे जीते हैं, संस्कार कैसे सीखना है, धर्म क्या होता है, रिचुअल क्या होता है, जिंदगी क्या है, आत्मा क्या है, ये सारी चीजें सीखनी होगी तो हम लोग अथर्ववेदा पढ़ेंगे। यहाँ पे एक फेमस राइटर है जिनका नाम है आमिर खुसरो। ये पोएट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे। इनको कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया क्योंकि ये इतने सारे प्रोफेशन अकेले ही एक्वायर करते थे। कौन कौन सी लैंग्वेज में ये लिखते थे? पर्शियन, अरेबिक, टर्किश एंड हिंदावी। इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम लोग हिंदावी लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने इंडियन म्यूजिक को और पोएट्री को काफी इनोवेट किया। अगर हम लोग आगे जा रहे हैं पढ़ने तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे संस्कृत लिटरेचर। बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिडाइवल लिटरेचर। मिडाइवल लिटरेचर के अंदर संस्कृत लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर और गुजराती लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर के अंदर हम लोगों को किस किस का नाम याद रखना है? कथा, सरित सागर, राज तरंगिणी, गीत गोविंद।
रिलीजन लिटरेचर के अंदर कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु। कन्नड़ा के अंदर पंपा, पोना एंड राना, और तमिल संगम के अंदर इत्तुकोई, तोलकप्पियम और पत्तू पतू। याद कर लो यार, ये चैप्टर ऐसा ही है। मिडाइवल लिटरेचर बहुत टफ है इस चैप्टर के अंदर। तेलुगु कृष्णा देवराय एंड अमुक्ता मल्यादा, याद करो, मजबूरी है आपकी। आगे हिंदी के अंदर जो फर्स्ट वर्क था वो पृथ्वीराज रासो ने लिखा था। अवधि वर्क के अंदर चंदायन और पद्मावत और रामचरित, ये सारी चीजें आपको 1 मार्क्स में भी काम आएंगे, इसीलिए मैंने इस तरीके की लिस्ट बनाई है। सेंट के अंदर कबीर जी के दोहे, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है मिडाइवल लिटरेचर के अंदर। गुजराती पोइट के अंदर बहुत सारे जो पोइट है वो अननोन है। अब गुजराती पोइट के अंदर नरसिम्हा राव को फादर ऑफ गुजराती भक्ति बोला जाता है, और उन्होंने ही लिखा था वैष्णो जन। तो हम लोग ऐसा गाना सुनते हैं ना, किसने लिखा था? नरसिंह मेहता जी ने लिखा था, और इनको गुजराती भक्ति का फादर कहा जाता है। मीराबाई भजन इन गुजराती, आरती एंड राजस्थानी। मीराबाई ने गुजराती के अंदर भजन, आरती और राजस्थानी लैंग्वेज में भी भजन और आरती लिखा हुआ है। लेटर बहुत सारे पोइट आए, जैसे दयाराम जी आए, अखो जी आए, प्रेमचंद जी आए, प्रीतम जी आए। 19th सेंचुरी में कवि नर्मद और दलपत राम ने गुजराती लिटरेचर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया। ये सारे मिडाइवल लिटरेचर के अंदर आ गए। अगर अब हम लोग आगे कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो वो है गुप्ता पीरियड, को हमने संस्कृत के अंदर गोल्डन पीरियड कहा। इस चैप्टर से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पर्शियन, उर्दू या फिर मुगल लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पर्शियन मेल मुगल कोर्ट लैंग्वेज, मुगल दरबार में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन लैंग्वेज थी। अब पर्शियन लैंग्वेज के अंदर या उर्दू लैंग्वेज के अंदर फेमस वर्क बाबर होगा, ये बाबुर, तुजुक ए बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, ये सारे बुक्स और उनके राइटर के नाम हैं। जहांगीर, तुजुके जहांगीर, अब्दुल फजल, अकबरनामा एन आई अकबरी। अकबर ने बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर या एपिक को पर्शियन में कन्वर्ट करवाया था। उर्दू मिक्स ऑफ पर्शियन अरेबिक लोकल लैंग्वेज। इंडिया के अंदर जब मुगल लोग राज कर रहे थे तो पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज का मिक्स करके एक लोकल लैंग्वेज बनाई गई। फेमस पोइट बहादुर शाह जफर, ये एक फेमस पोइट है पर्शियन लैंग्वेज के। लिटरेचर कौन कौन से लिखे जा रहे थे पर्शियन लैंग्वेज में? तो पोएम भी लिखा जा रहा था, सॉन्ग भी लिखा जा रहा था, हिस्ट्री भी लिखी जा रही थी। ये सारी चीजें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को दिखाया जा रहा है लिटरेचर के थ्रू पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। जो जो चीजें मैंने लिस्ट बनाई है उसको पेपर पे उतारो, उसकी स्पेलिंग देखो, पढ़ो, तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी हेल्प होगा और 1 मार्क्स के सवाल करने में भी हेल्प होगा।